अब एक सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सपेरिमेंट सोचते हैं। हम हर लाइट क्लॉक के ऊपर एक हैंड वॉच बांध देते हैं और वही एक्सपेरिमेंट दोबारा करते हैं। पहले स्टेशनरी केस में लाइट क्लॉक और उससे जुड़ी हैंड वॉच दोनों परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड हैं। हर 1 बिलियन टिक्स लाइट क्लॉक के हैंड वॉच पर एग्जैक्टली 1 सेकेंड के बराबर होते हैं। अब सवाल, चलती हुई लाइट क्लॉक और उससे जुड़ी हैंड वॉच का क्या होगा? क्या हैंड वॉच भी स्लो होगी ताकि वो लाइट क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड रहे? इसे सबसे साफ तरीके से समझने के लिए एक और सेटिंग इमेजिन करते हैं। मान लीजिए लाइट क्लॉक प्लस हैंड वॉच एक विंडोलेस ट्रेन कंपार्टमेंट के फर्श से मजबूती से बोल्टेड है। ट्रेन बिल्कुल स्मूथ स्ट्रेट ट्रैक पर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। अब प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी हमें क्या बताता है? ट्रेन के अंदर मौजूद किसी ऑब्जर्वर के पास कोई भी तरीका नहीं है ये पता लगाने का कि ट्रेन चल रही है या नहीं। लेकिन अब सोचिए, अगर लाइट क्लॉक स्लो हो जाए और हैंड वॉच स्लो न हो तो क्या होगा? क्लॉक और वॉच आउट ऑफ सिंक हो जाएंगे और ये तो ट्रेन के अंदर बैठे ऑब्जर्वर को तुरंत दिख जाएगा, यानी मोशन का असर डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ये साफ कहती है, कांस्टेंट स्पीड मोशन का कोई भी लोकल एक्सपेरिमेंट कोई असर डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए एक ही कंक्लूजन बचता है, चलती हुई हैंड वॉच ठीक उसी तरह स्लो होगी जैसे चलती हुई लाइट क्लॉक। यानी लाइट क्लॉक स्लो टू हैंड वॉच भी स्लो, लाइट क्लॉक फास्ट टू हैंड वॉच भी फास्ट। ब्रांड कोई भी हो, डिजाइन कुछ भी हो, अगर क्लॉक्स मूव कर रही हैं तो वे टाइम को अलग अलग रेट से मेजर करेंगी। लाइट क्लॉक की चर्चा हमें एक और जरूरी बात भी सिखाती है। स्टेशनरी और मूविंग क्लॉक्स के बीच टाइम डिफरेंस कितना होगा ये डिपेंड करता है। फोटॉन को एक टिक पूरा करने के लिए कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है, और ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस डिपेंड करता है क्लॉक कितनी तेजी से चल रही है। स्टेशनरी ऑब्जर्वर की नज़र से क्लॉक जितनी तेज स्लाइड करती है, फोटॉन को उतना ही ज्यादा साइडवेज ट्रैवल करना पड़ता है। पाथ उतना ही लंबा होता जाता है। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है, तो डिस्टेंस बढ़ती है, टाइम बढ़ता है, टिक स्लो होता है। इसलिए फाइनल अनअवॉइडेबल कंक्लूजन ये है, क्लॉक जितनी तेज चलती है उसकी टिकिंग उतनी ही ज्यादा स्लो होती जाती है। यही है टाइम डायलेशन। कोई इल्यूजन नहीं, कोई मैकेनिकल ट्रिक नहीं, बल्कि हमारी रियलिटी की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहली बार साफ साफ हमारे सामने रखा। अब जरा स्केल का अंदाजा लगाते हैं। लाइट क्लॉक में फोटॉन को एक पूरा राउंड ट्रिप करने में लगभग 1 अरबवां हिस्सा सेकंड लगता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी क्लॉक को एक ही टिक के दौरान कोई नोटिसेबल डिस्टेंस तय करनी है तो उसे बेहद तेज चलना पड़ेगा, यानी लाइट स्पीड का एक बड़ा फ्रैक्शन। अब इसे एवरीडे स्पीड से कंपेयर करें। अगर क्लॉक सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही हो तो एक टिक पूरा होने से पहले वो साइडवेज महज 15 अरबवें हिस्से फुट जितनी दूरी ही तय कर पाएगी। इतनी छोटी दूरी की वजह से स्लाइडिंग फोटॉन का एक्स्ट्रा पाथ बेहद टाइनी होता है और टिकिंग रेट पर उसका असर भी बेहद टाइनी होता है। और फिर वही प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, ये बात सिर्फ लाइट क्लॉक्स के लिए नहीं बल्कि हर क्लॉक के लिए सही है, यानी टाइम खुद के लिए सही है। इसीलिए हम जैसे लोग जो एक दूसरे के मुकाबले कार्स, ट्रेन्स, प्लेन्स जैसी धीमी स्पीड से चलते हैं, आमतौर पर टाइम में होने वाले डिस्टॉर्शंस को महसूस ही नहीं करते। इफेक्ट्स मौजूद तो होते हैं, लेकिन इतने छोटे कि प्रैक्टिकली इनविजिबल रहते हैं। अब एक एक्सट्रीम लेकिन रिवीलिंग केस सोचिए। अगर हम उस स्लाइडिंग क्लॉक को पकड़ लें और उसके साथ लाइट स्पीड के 3/4 यानी लगभग 75% ऑफ लाइट स्पीड से चलने लगे, तो स्पेशल रिलेटिविटी की इक्वेशंस बताती हैं कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर्स को हमारी चलती हुई क्लॉक अपनी क्लॉक के मुकाबले लगभग 2/3 रेट से टिक करती हुई दिखेगी। यानी उनके लिए 3 सेकंड बीतते हैं, हमारे लिए सिर्फ 2 सेकंड। अब ये कोई माइक्रोस्कोपिक फर्क नहीं है, ये एक बड़ा साफ ड्रामेटिक इफेक्ट है। यही हमें दिखाता है कि टाइम डायलेशन कोई फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं, कोई मैथमेटिकल ट्रिक नहीं, बल्कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी द्वारा बताई गई एक रियल फिजिकल फीचर है। बस फर्क इतना है,
हमारी रोजमर्रा की दुनिया बहुत धीमी है, लेकिन जैसे जैसे स्पीड लाइट स्पीड के करीब जाती है, वैसे वैसे टाइम खुद हमारी आंखों के सामने मुड़ने लगता है। हम देख चुके हैं कि लाइट की स्पीड का कांस्टेंट होना यह बताता है कि चलती हुई लाइट क्लॉक रुकी हुई लाइट क्लॉक के मुकाबले धीरे टिक करती है। और प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ये बात सिर्फ लाइट क्लॉक्स तक सीमित नहीं रह सकती। ये हर क्लॉक के लिए सही होनी चाहिए, यानी टाइम खुद के लिए। सीधा सा निष्कर्ष ये है, जो व्यक्ति मोशन में है उसके लिए टाइम ज्यादा धीरे बीतता है उस व्यक्ति के मुकाबले जो स्टेशनरी है। अब यहां एक बहुत टेम्पटिंग सवाल पैदा होता है, अगर रीजनिंग सही है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि चलते रहने से कोई ज्यादा लंबा जी सकता है? आखिर अगर टाइम वॉचेस के लिए स्लो होता है तो वही टाइम दिल की धड़कनों के लिए, शरीर के बूढ़ा होने के लिए, सेल्स के टूटने बनने के लिए भी स्लो होना चाहिए। और हैरानी की बात यह है, हाँ, ऐसा ही होता है। हालांकि ये बात इंसानों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी से नहीं, बल्कि माइक्रोवर्ल्ड के कुछ पार्टिकल्स से डायरेक्टली कंफर्म हुई है। इन पार्टिकल्स को कहते हैं म्यूऑन्स। म्यूऑन्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखिए। जब म्यूऑन्स लेबोरेटरी में रेस्ट पर होते हैं तो वे एक प्रोसेस से टूट जाते हैं जो रेडियो एक्टिव डीके से काफी मिलती जुलती है। एवरेज तौर पर एक म्यूऑन लगभग 2 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इतना भरोसेमंद फैक्ट है ये कि इसे असंख्य एक्सपेरिमेंट्स ने कंफर्म किया है। ऐसा समझिए जैसे म्यूऑन की जिंदगी एक टिकिंग टाइमर के साथ शुरू होती है, और जैसे ही वो 2 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड का हो जाता है, वो टूटकर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनो में बिखर जाता है। अब ट्विस्ट देखिए, अगर वही म्यूऑन्स लैब में आराम से बैठे न हों, बल्कि उन्हें एक पार्टिकल एक्सेलरेटर में डालकर लाइट स्पीड के बेहद करीब एक्सेलरेट किया जाए, तो साइंटिस्ट्स जो देखते हैं वो चौंकाने वाला है। लेबोरेटरी से देखने पर म्यूऑन्स की एवरेज लाइफ टाइम ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। ये कोई थ्योरी नहीं, ये सच में होता है। जब म्यूऑन्स लगभग 107 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा यानी लाइट स्पीड का करीब 99.5% से चल रहे होते हैं, उनकी लाइफ टाइम लगभग 10 गुना बढ़ी हुई मापी जाती है। स्पेशल रिलेटिविटी इसका एक्सप्लेनेशन बहुत साफ तरीके से देती है। म्यूऑन्स के साथ चल रही उनकी इंटरनल क्लॉक्स, जैसे इमेजिनरी रिस्ट वॉचेस, बहुत स्लो टिक कर रही होती हैं। लेबोरेटरी की क्लॉक्स के हिसाब से म्यूऑन्स को तो कब का डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए था, लेकिन म्यूऑन्स के अपने क्लॉक्स के लिए वो मोमेंट अभी आया ही नहीं होता। इसलिए म्यूऑन्स ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं। ये मोशन के कारण टाइम डायलेशन का एक डायरेक्ट, ड्रामेटिक और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। अब आखिरी और सबसे माइंड ब्लोइंग बात, अगर इंसान भी म्यूऑन्स की तरह इतनी तेजी से चल पाते तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी उसी फैक्टर से बढ़ जाती, 70 साल की जगह 700 साल। लेकिन यही वो कैच है, हम म्यूऑन्स नहीं हैं, हम लाइट स्पीड के पास ट्रैवल नहीं कर सकते, इसलिए कोई फाउंटेन ऑफ यूथ नहीं मिलती। लेकिन फिजिक्स के लिहाज से मैसेज क्रिस्टल क्लियर है, मोशन टाइम को बदल देता है। ये कोई इल्यूजन नहीं, ये हमारी यूनिवर्स की एक रियल प्रॉपर्टी है, जिसे पहली बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने साफ साफ समझा और दुनिया के सामने रखा। टाइम बस चलता नहीं है, वो स्पीड के साथ झुकता भी है। अब यहां आता है असल कैच। लेबोरेटरी में खड़े ऑब्जर्वर्स को तेजी से चल रहे म्यूऑन्स अपने स्टेशनरी साथियों के मुकाबले काफी ज्यादा देर तक जिंदा दिखते हैं। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है कि म्यूऑन्स को एक्स्ट्रा जिंदगी मिल गई है। असल वजह यह है, मोशन में म्यूऑन्स के लिए टाइम खुद स्लो हो जाता है, और ये स्लो डाउन सिर्फ उनकी इमेजिनरी रिस्ट वॉचेस तक सीमित नहीं है। म्यूऑन्स की जिंदगी की हर एक्टिविटी उसी रेट से स्लो हो जाती है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए एक स्टेशनरी म्यूऑन अपनी छोटी सी लाइफ टाइम में 100 किताबें पढ़ सकता है, तो उसका फास्ट मूविंग कजन भी ठीक वही 100 किताबें पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि फास्ट मूविंग म्यूऑन बाहर से देखने पर ज्यादा देर तक जीता हुआ लगता है, लेकिन उसके लिए पढ़ने की स्पीड भी स्लो हो चुकी है, जैसे उसका दिल, रिएक्शंस और हर प्रोसेस स्लो हो चुका है। लेबोरेटरी की नजर से देखें तो मूविंग म्यूऑन अपनी जिंदगी स्लो मोशन में जी रहा होता है। इस पर्सपेक्टिव से मूविंग म्यूऑन ज्यादा देर तक मौजूद रहता है,
लेकिन अमाउंट ऑफ लाइफ जो वो खुद अनुभव करता है बिल्कुल वही रहता है। और यही बात फास्ट मूविंग इंसानों पर भी लागू होगी। अगर कोई इंसान लाइट स्पीड के पास ट्रैवल कर पाए और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे हिसाब से सैकड़ों साल की हो जाए, तो उसके अपने पर्सपेक्टिव से कुछ भी असामान्य नहीं होगा। उसके लिए दिन रात नॉर्मल होंगे, उम्र नॉर्मल स्पीड से बढ़ेगी, जिंदगी लाइफ एज यूजुअल रहेगी। लेकिन हमारी नज़र से वो इंसान जिंदगी को हाइपर स्लो मोशन में जी रहा होगा। इसलिए उसकी एक नॉर्मल लाइफ साइकिल हमारे क्लॉक्स के हिसाब से बेहद लंबा समय लेगी। यही स्पेशल रिलेटिविटी का सबसे सटल लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। टाइम डायलेशन कोई बोनस लाइफ नहीं देती, ये बस ये बताती है कि टाइम किस पर्सपेक्टिव से कैसे बह रहा है। और यही वजह है कि आइंस्टाइन की खोज साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि रियलिटी की एक गहरी और शांत सच्चाई है। मोशन की रिलेटिविटी आइंस्टाइन की थियरी को समझने की चाबी भी है, और साथ ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन का स्रोत भी। आपने शायद एक अजीब सी बात नोटिस की होगी। अब तक हमने कहा कि तेजी से चल रहे म्यूऑन्स की घड़ियां स्लो चलती हैं, जबकि लेबोरेटरी में बैठे स्टेशनरी म्यूऑन्स की घड़ियां नॉर्मल चलती हैं। लेकिन जरा पर्सपेक्टिव पलट कर देखिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे व्योम और निमेश दोनों को पूरा हक था ये कहने का कि मैं स्टेशनरी हूं, दूसरा चल रहा है, उसी तरह तेजी से चल रहे म्यूऑन्स भी पूरी तरह जस्टिफाइड हैं ये कहने में कि हम स्टेशनरी हैं, और असल में स्टेशनरी कहे जाने वाले म्यूऑन्स हमारे मुकाबले मूव कर रहे हैं, उल्टी दिशा में। अब अगर हम उसी लॉजिक को इस नए पर्सपेक्टिव से अप्लाई करें, तो नतीजा क्या निकलता है? अब ऐसा लगता है कि लेबोरेटरी वाले म्यूऑन्स की घड़ियां स्लो चल रही हैं और फास्ट मूविंग म्यूऑन्स की घड़ियां नॉर्मल है। यानी लैब ऑब्जर्वर कहता है मूविंग म्यूऑन्स की वॉच स्लो है, म्यूऑन का ऑब्जर्वर कहता है लैब वाले म्यूऑन्स की वॉच स्लो है। दोनों पर्सपेक्टिव्स फिजिक्स के नियमों के हिसाब से पूरी तरह वैलिड हैं। यहीं से सिर घूमने लगता है। हम पहले भी ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं। लाइट बल्ब साइनिंग सेरेमनी, जहां ट्रेन वाले कहते हैं साइनिंग साइमल्टेनियस थी, प्लेटफॉर्म वाले कहते हैं साइनिंग साइमल्टेनियस नहीं थी, और हमें मजबूर होकर यह मानना पड़ा कि साइमल्टेनिटी एब्सोल्यूट नहीं है। लेकिन यहां मामला और भी ज्यादा ट्रबलिंग लगता है। अब तो ऐसा लग रहा है कि दो ऑब्जर्वर्स एक दूसरे की घड़ी को स्लो बता रहे हैं, और म्यूऑन्स के केस में बात और ड्रामेटिक हो जाती है। हर ग्रुप ऐसा लगता है जैसे कह रहा हो दूसरा ग्रुप पहले मरता है। अब यहां एक नेचुरल डर पैदा होता है। क्या फिजिक्स लॉजिकल एब्सर्डिटी की तरफ जा रही है? क्या रियलिटी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई है? हम मान सकते हैं कि दुनिया अजीब हो सकती है, लेकिन क्या वो बेतुकी भी हो सकती है? यहीं पर आइंस्टाइन की थ्योरी हमसे एक आखिरी और बेहद सटल बात समझने को कहती है। ये अपैरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है, रियल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। अगले कदम पर हम देखेंगे कि कौन सा टाइम कंपेयर किया जा रहा है, कौन सी इवेंट्स को जोड़ा जा रहा है, और क्यों एक्सेलरेशन इस पूरी कहानी में डिसाइडिंग रोल निभाती है। और तब साफ हो जाएगा कि कोई भी ऑब्जर्वर दूसरे से लॉजिकली इनकंसिस्टेंट दावा नहीं कर रहा। स्पेशल रिलेटिविटी हमें कंफ्यूजन में नहीं छोड़ती, वो बस हमें मजबूर करती है अपनी इंट्यूशन को अपग्रेड करने के लिए। और यही अपग्रेड हमें आइंस्टाइन की सबसे गहरी समझ तक ले जाती है। स्पेशल रिलेटिविटी से निकलने वाले लगभग हर अपैरेंट पैराडॉक्स का यही हाल होता है। करीब से देखने पर वो लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं निकलते, बल्कि यूनिवर्स के काम करने के तरीके पर नई और गहरी समझ दे जाते हैं। एंथ्रोपोमॉर्फाइजिंग से बचने के लिए, यानी पार्टिकल्स को ज्यादा इंसानी बना देने से, चलो फिर से व्योम और निमेश पर लौटते हैं। अब उनकी स्पेस सूट्स पर फ्लैशिंग लाइट्स के साथ साथ ब्राइट डिजिटल क्लॉक्स भी लगी हैं। व्योम का पर्सपेक्टिव, व्योम की नज़र से वो खुद स्टेशनरी है। निमेश अपनी हरी ब्लिंकिंग लाइट और बड़ी डिजिटल क्लॉक के साथ दूर से आता है और फिर उसके पास से गुजर जाता है। व्योम साफ देखता है कि निमेश की क्लॉक उसकी क्लॉक के मुकाबले स्लो चल रही है, और स्लो डाउन इस बात पर डिपेंड करता है कि वे कितनी तेजी से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अगर व्योम थोड़ा और ध्यान से देखे, तो वो ये भी नोटिस करेगा कि निमेश का हाथ हिलाना, उसका आंख झपकाना, उसकी हर एक्टिविटी, सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा है।
निमेश का पर्सपेक्टिव, अब पर्सपेक्टिव पलट दीजिए। निमेश की नज़र से वो खुद स्टेशनरी है, व्योम उससे तेजी से गुजर रहा है और उसे भी बिल्कुल वही सब दिखता है। व्योम की क्लॉक स्लो चल रही है, व्योम की हर मूवमेंट स्लो मोशन में हो रही है। दोनों पर्सपेक्टिव्स फिजिक्स के नियमों के हिसाब से पूरी तरह वैलिड है और यहीं पैराडॉक्स जैसा फील आता है। क्या हम कोई लॉजिकल एब्सर्डिटी पकड़ सकते हैं? चलो इसे एक साफ एक्सपेरिमेंट से टेस्ट करते हैं। मान लीजिए, जब व्योम और निमेश एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर दोनों अपनी क्लॉक्स को 12 बजे पर सेट कर लेते हैं। अब वे अलग अलग दिशाओं में दूर जाते हैं। व्योम कहता है निमेश की क्लॉक स्लो है, निमेश कहता है व्योम की क्लॉक स्लो है। अब सच जानने का सबसे डायरेक्ट तरीका क्या है? दोबारा मिलना और क्लॉक्स कंपेयर करना। लेकिन यहां ट्विस्ट आता है। व्योम के पास एक जेट पैक है, वो उसे यूज करके निमेश के पास दोबारा पहुंच सकता है। लेकिन जैसे ही व्योम जेट पैक ऑन करता है, पूरा सिमेट्री टूट जाता है। क्यों? क्योंकि जेट पैक ऑन करना मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को फील किया जा सकता है। अब व्योम ये नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह स्टेशनरी था। इस पल से व्योम की मोशन नॉन फोर्स फ्री हो जाती है। वो खुद मानता है कि हाँ मैं चला हूं, मैंने थ्रस्ट महसूस किया। अब व्योम और निमेश एक जैसी स्थिति में नहीं हैं। जब वे दोबारा मिलते हैं, जब एक्सेलरेशन के बाद व्योम निमेश से दोबारा मिलता है, तो क्लॉक्स कंपेयर करने पर एक साफ नतीजा निकलता है। व्योम की क्लॉक पर कम समय बीता होता है और इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि व्योम ने एक्सेलरेशन महसूस की, निमेश ने नहीं। अब दोनों पर्सपेक्टिव्स इक्वल फुटिंग पर नहीं है। जेट पैक ऑन करते ही व्योम ने रेस्ट पर होने का दावा खुद छोड़ दिया। बॉटम लाइन, स्पेशल रिलेटिविटी का पैराडॉक्स असल में पैराडॉक्स नहीं है। जब तक मोशन सिमेट्रिक और फोर्स फ्री है, दोनों पर्सपेक्टिव्स बराबर वैलिड है। जैसे ही एक्सेलरेशन आती है, सिमेट्री टूट जाती है और तभी क्लॉक्स को डायरेक्टली और अनएम्बिग्युअसली कंपेयर किया जा सकता है। आइंस्टाइन हमें ये सिखा रहे हैं कि कंफ्यूजन तब पैदा होती है जब हम एक्सेलरेशन को इग्नोर कर देते हैं। रियलिटी परफेक्टली कंसिस्टेंट है, बस हमारी इंट्यूशन को थोड़ा अपग्रेड चाहिए। और यही अपग्रेड हमें यूनिवर्स की सबसे सटल लेकिन सबसे सुंदर सच्चाइयों तक ले जाती है। अगर व्योम इस तरह निमेश के पीछे निकल पड़े, तो उनकी क्लॉक्स पर दिखने वाला टाइम डिफरेंस दो बातों पर डिपेंड करेगा। एक, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। दो, व्योम अपने जेट पैक को कैसे और कब इस्तेमाल करता है। अब तक का पैटर्न हमें पता है। अगर स्पीड्स छोटी हों, फर्क बहुत टाइनी होगा। लेकिन अगर स्पीड लाइट स्पीड के करीब हो, फर्क मिनट्स, डेज, ईयर्स, सेंचुरीज तक पहुंच सकता है। एक ठोस एग्जाम्पल मान लीजिए, जब व्योम और निमेश एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उनकी रिलेटिव स्पीड है लाइट स्पीड का 99.5%। इसके बाद व्योम अपनी क्लॉक के हिसाब से 3 साल इंतजार करता है। फिर वो जेट पैक का एक छोटा सा ब्लास्ट देता है और निमेश की तरफ उसी स्पीड से बढ़ने लगता है, 99.5% ऑफ लाइट स्पीड। अब क्या होगा? व्योम को निमेश तक पहुंचने में 3 साल लगेंगे, तो व्योम की क्लॉक पर कुल समय होगा 6 साल। 3 साल इंतजार प्लस 3 साल चेज। लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी की मैथमेटिक्स बताती है कि निमेश की क्लॉक पर लगभग 60 साल बीत चुके होंगे। ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई अकाउंटिंग मिस्टेक नहीं। निमेश को व्योम से स्पेस में मिलने की घटना 60 साल पुरानी याद लगेगी, जबकि व्योम के लिए वो घटना सिर्फ 6 साल पहले की होगी। एक बिल्कुल रियल सेंस में व्योम ने निमेश के फ्यूचर में यात्रा की है। यही वजह है कि टाइम डायलेशन को कभी-कभी टाइम ट्रैवल इनटू द फ्यूचर कहा जाता है, हालांकि बहुत प्रिसाइज और लिमिटेड अर्थ में। क्लॉक्स को मिलाना कोई छोटी समस्या नहीं। पहली नजर में लग सकता है कि क्लॉक्स को दोबारा साथ लाना बस एक लॉजिस्टिकल इशू है। असल में यही पूरी पहेली का केंद्र है। हम चाहे कितनी भी चालाकियां सोच लें, हर शॉर्टकट अंत में फेल हो जाता है। फोन से कंपेयर कर लें। मान लीजिए व्योम और निमेश क्लॉक्स वापस मिलाने की जगह सेल फोन पर बात करके टाइम कंपेयर करने की कोशिश करें। अगर कम्युनिकेशन इंस्टेंटेनियस होती, तो हम सच में फंस जाते।
क्यों? निमेश के पर्सपेक्टिव से व्योम की क्लॉक स्लो है, व्योम कम टाइम बताएगा। व्योम के पर्सपेक्टिव से निमेश की क्लॉक स्लो है, निमेश कम टाइम बताएगा। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, लॉजिक टूट जाता, लेकिन रियलिटी हमें बचा लेती है। असली की पॉइंट, कोई भी कम्युनिकेशन इंस्टेंटेनियस नहीं होती, सेलफोन्स भी नहीं। सेलफोन्स रेडियो वेव्स से काम करते हैं, और रेडियो वेव्स लाइट का ही एक रूप है। इसका मतलब सिग्नल को ट्रैवल करने में समय लगता है, और वो समय लाइट स्पीड से तय होता है, और यही डिले व्योम के पर्सपेक्टिव को निमेश के पर्सपेक्टिव के साथ परफेक्टली कंपैटिबल बना देता है। यानी स्पेशल रिलेटिविटी में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बस कॉज़ैलिटी और सिग्नल डिलेज को सही तरह से इंक्लूड करना पड़ता है। बॉटम लाइन, टाइम डायलेशन रियल है, टाइम ट्रैवल इनटू द फ्यूचर पॉसिबल है। पैराडॉक्स सिर्फ तब दिखते हैं जब हम एक्सेलरेशन या सिग्नल ट्रैवल टाइम को इग्नोर करते हैं। आइंस्टाइन की दुनिया अजीब जरूर है, लेकिन कभी भी इलॉजिकल नहीं। बस हमें ये याद रखना होता है, टाइम कंपेयर करने के लिए क्लॉक्स को सच में मिलाना पड़ता है, या सिग्नल्स को टाइम लेने देना पड़ता है। रियलिटी शॉर्टकट्स अलाउ नहीं करती। अब इसे व्योम की नज़र से धीरे धीरे देखते हैं। मान लीजिए व्योम हर घंटे, ठीक घंटे पर अपने सेल फोन में बोलता है, 12 बजे हैं, सब ठीक है। 1 बजे हैं, सब ठीक है। 2 बजे हैं, सब ठीक है। और ये मैसेजेस वो निमेश को भेजता है। व्योम की पहली सोच, व्योम के पर्सपेक्टिव से निमेश की क्लॉक स्लो चल रही है। तो पहली नज़र में उसे लगता है, मेरे 1 बजे वाले मैसेज को निमेश अपनी क्लॉक के 1 बजे पहुंचने से पहले ही रिसीव कर लेगा। इससे तो साफ साबित हो जाएगा कि उसकी क्लॉक स्लो है। फिर व्योम रुककर सोचता है, लेकिन फिर उसे एक दूसरी बात याद आती है। निमेश तो मुझसे दूर जाता जा रहा है, तो जो सिग्नल मैं भेज रहा हूं, उसे हर बार पहले से ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। और तब व्योम को समझ आता है कि यहां दो कंपीटिंग इफेक्ट्स हैं। एक, निमेश की क्लॉक का स्लो चलना। दो, सिग्नल को पहुंचने में लगने वाला एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम। अब सवाल यह है, इनमें से कौन सा इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है? व्योम हिसाब लगाता है, व्योम बैठकर प्रॉपर कैलकुलेशन करता है, और जो रिजल्ट निकलता है वो उसे खुद भी चौंका देता है। सिग्नल ट्रैवल टाइम क्लॉक के स्लो होने वाले इफेक्ट से ज्यादा बड़ा निकलता है। यानी व्योम का 1 बजे है वाला मैसेज निमेश को तब मिलता है जब निमेश की क्लॉक पर 1 बजे से ज्यादा समय बीत चुका होता है। इसका मतलब निमेश ये कंक्लूड नहीं करेगा कि उसकी क्लॉक स्लो है, और व्योम जानता है कि निमेश फिजिक्स अच्छी तरह समझता है। वो सिग्नल डिले को जरूर अकाउंट में लेगा। व्योम आगे कैलकुलेशन करता है और पाता है, सिग्नल डिले को प्रॉपर्ली सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी निमेश का एनालिसिस यही बताएगा कि व्योम की क्लॉक स्लो चल रही है। अब पर्सपेक्टिव पलटते हैं। अब यही कहानी निमेश की नज़र से देखिए। निमेश भी हर घंटे व्योम को मैसेज भेजता है। उसके पर्सपेक्टिव से व्योम की क्लॉक स्लो चल रही है। पहले उसे लगता है, व्योम को मेरे आवरली मैसेजेस उसके क्लॉक के घंटे पूरे होने से पहले मिल जाने चाहिए। लेकिन फिर वो भी वही क्रिटिकल बात सोचता है, व्योम मुझसे दूर जा रहा है, मेरे सिग्नल्स को भी हर बार ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। वो भी हिसाब लगाता है, और उसे भी वही रिजल्ट मिलता है। व्योम को उसके मैसेजेस उसके अपने आवरली ब्रॉडकास्ट के बाद मिलते हैं, और जब व्योम सिग्नल डिले को ध्यान में रखता है तो वो भी कंक्लूड करता है, निमेश की क्लॉक स्लो चल रही है। तो आखिर कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ है? असल में कहीं भी नहीं। जब तक ना व्योम एक्सेलरेट करता है, ना निमेश एक्सेलरेट करता है, तब तक दोनों पर्सपेक्टिव्स परफेक्टली इक्वल फुटिंग पर हैं। और इसी वजह से ये पूरी तरह कंसिस्टेंट है कि दोनों ये सोचें कि दूसरे की क्लॉक स्लो चल रही है। ये पैराडॉक्स जैसा लगता जरूर है, लेकिन लॉजिक तही नहीं टूटता। आइंस्टाइन का गहरा लेसन स्पेशल रिलेटिविटी हमें ये सिखाती है, टाइम क्या है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसके पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। जब मोशन सिमेट्रिक और फोर्स फ्री हो तो नेचर दोनों व्यू पॉइंट्स को बराबर सम्मान देती है। रियलिटी अजीब हो सकती है, लेकिन कभी कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं। और यही सटल कंसिस्टेंसी एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी को इतना गहरा
और इतना सुंदर बनाती है।